हेलो बच्चों, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 13 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग करेंगे इसके आगे के प्रश्न को। बच्चों, जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ ये कुमार मित्तल के बुक से बता रहा हूँ। बाकी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट लेसन वैद्युतावेश और क्षेत्र और दूसरा लेसन है गॉस की प्रमेय, जबकि एनसीईआरटी में ये दोनों लेसन मिला के दिए गए हैं। तो बच्चों, मैं पढ़ाता तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको मैं कुमार मित्तल की बुक से करवाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स कम दिए रहते हैं, कुमार मित्तल की बुक में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बोर्ड पेपर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए इस फर्स्ट लेसन से तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन इस लेसन के बचे हैं फर्स्ट लेसन के, तो हम लोग 3 क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन के बाद ही मैं उसको बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बच्चों, आप लोगों को मैं फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, आप लोग एक बार हमसे पढ़ के देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ सकूँ और आप लोगों का फ़ायदा हो सके जिससे। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप लोग वहां से जाके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी बुक का या कुमार मित्तल बुक से अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो हमारे पास टेलीग्राम चैनल पर हमें सेंड कर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन को इकट्ठा करके और उसका एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर, और जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो है आज की क्लास में हम लोग बहुत ही कुछ खास वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 14 से 16 तक के प्रश्न को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, आज उन प्रश्नों को भी हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अलग तरीके के हैं, आप लोगों को करने में बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊँगा, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ दूंगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं 2.55 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो पहले इसमें जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया है n बराबर दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 12 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र दिया गया है E बराबर 2.55 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। और तेल का घनत्व दिया गया है D बराबर दिया गया है 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। ये हमें दिया है। क्या पूछ रहा है, बूंद की त्रिज्या पूछ रहा है, R का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कोई बूंद जब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी होती है तो हम लोग बूंद के संतुलन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इस टाइप पर आधारित आपने कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। बहुत ही आसान है, बस आप लोग देखिए और समझिए। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि बूंद के संतुलन के लिए
बूंद के संतुलन के लिए। संतुलन के लिए बच्चों हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, क्यू ई बराबर एम इंटू जी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लगाते हैं क्यू ई बराबर एम इंटू जी। यहाँ पर देखिए क्यू का मान हमें नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ई का मान हमें दिया गया है, एम का मान नहीं दिया गया है, जी का मान हम लोग 9.8 लेते हैं। तो यहाँ से इसको पहले हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी वैल्यू निकालनी है और फिर उठा के इसमें रखनी है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम मान निकालते हैं क्यू का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, एन इंटू ई। ठीक है, तो क्यू बराबर एन का मान रखेंगे कितना है, 12 है, और गुणे ई का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, यहाँ से क्यू का मान आएगा 12 और 16 का गुणा करा लेंगे तो यह आएगा 16 दूना 32 और 16 के 16 3 19, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 19.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है ना बच्चों, ये क्यू का मान आ गया। अब हमें ई का मान दिया गया है, यम का मान नहीं पता, जी का मान हमें पता होता है, तो अब हम लोग निकालते हैं यम का मान। यम क्या है, द्रव्यमान है, बूंद का क्या है, द्रव्यमान है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, चूँकि घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। पहले हम इसका सिंबल लिख देते हैं। आप लोग देखिए, घनत्व को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल डी से, और द्रव्यमान को दिखाते हैं स्मॉल एम से, और आयतन को दिखाते हैं कैपिटल वी से। ठीक है, यहाँ से यम का मान जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यम बराबर आएगा डी इंटू वी। ठीक है, अब जो है ये मान उठा के हम इसमें रख देंगे। ठीक है, ये मान उठा के इसमें रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यू ई बराबर क्या था, यम इंटू जी। क्यू ई बराबर क्या था, एम इंटू जी। यहाँ से यम का मान हम लोग ये वाला रखेंगे तो मिलेगा हमें क्यू ई बराबर, एम का मान रखेंगे डी गुणे वी और इंटू जी। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, बूंद की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं आर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बूंद का जो आयतन है भी, बूंद क्या है, गोल होगी, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर का मान हमें इसी में मिलेगा। तो हम इसको रोक लेते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से हमें भी बराबर मिलेगा क्यू ई बाई डी इंटू जी, डी इंटू जी। बस हमें सबका मान रख देना है यहाँ पे। ठीक है, भी क्या है, आयतन है, तो आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर क्यू का मान आपको अभी निकलवाए थे हम 19.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। वैद्युत क्षेत्र का मान आपको दिया गया है 2.55 इंटू 10 की पावर 4, और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे डी घनत्व, तेल का घनत्व दिया गया है 1.26 इंटू 10 की पावर 3, और जी का मान हम लोग रखेंगे 9.8। ठीक है ना, क्योंकि जी का मान 9.8 होता है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है जी का मान तो आप लोग 9.8 ही रखेंगे, लेकिन अगर उसने दे दिया जी का मान 10 दे दिया या 9.8 दे दिया तो जो दिया है वही रखेंगे। लेकिन अपने मन से कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप 10 मत रखिए, आप उसकी जो वैल्यू होती है वही रखिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक पर दशमलव है, तो इस वाले दशमलव से ये वाला दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव है, तो इस वाले दशमलव से ये वाला दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दशमलव दशमलव को हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 चौक 16 और 3 बचेगा, 3 और 2 4 8 32 हो जाएगा। और 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये 6 से डिवाइड होगा, 6 8 48 और 6 7 42। ठीक है, अब जितनी चीज़ें बची हैं मैं उस वाले पेज पर लिखता हूँ, आप लोग देखिए इसको। चलिए देखिए बच्चों, इतनी चीज़ें बची हैं, पाई आर क्यूब
बराबर में 8 गुणे 10 की घात -19 गुणे 255 गुणे 10 की घात 4 और बटे 7 गुणे 98 गुणे 10 की घात 3। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि एक बार दिमाग में आप लोगों की रिवाइन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 बचा है और 255 बचा है और गुणे 10 की घात -19 और 10 की घात 4 यहाँ बचा है। ठीक, तो 8 और 10 की घात -19 और 255 और 4 और यहाँ पे देखिए 7 98 10 की घात 3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ हमने लिखा है। ठीक है, इधर क्या बचा है 8 गुणे 10 की घात -19 255 गुणे 10 की घात 4 और 7 गुणे 98 गुणे 10 की घात 3। यहाँ पर देखिए अब हमें आर का मान निकालना है तो पाई को हम इधर भेज देते हैं। पाई जब आएगा इधर गुणे में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको r³ बराबर, इसका गुणा करा लेते हैं, ये आएगा 2040। कितना आएगा 2040 आएगा। 8 पंचे 40 के 0 हासिल बचा 4, 8 पंचे 40 और 4 44, फिर 4 बचा, 8 दूनी 16 4 20। 2040 19 में से 4 चला जाएगा तो 10 की घात -15 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाइए, यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, चाहे तो अभी लिख लीजिए क्योंकि अभी पाई भी आ रहा है यहाँ पर। 7 गुणे 98 और ये पाई यहाँ पर आएगा पाई गुणे 10 की घात 3। ठीक, इसको एक लाइन हमने और बढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए r³ बराबर 2040 गुणे 10 की घात -15 और इसको आप ऊपर ले लेंगे तो 10 की घात -3 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 7 गुणे 98 और गुणे पाई। पाई का मान रखेंगे 3.14। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों को गुणा करा लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को गुणा करके बता देता हूँ कितना आएगा, बाकी आप लोग इसको घर पे गुणा कर सकते हैं। रफ कॉपी आप लोग उठाए होंगे, वहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, ये आएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r³ बराबर 2040 गुणे 15 3 कितना हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 15 और -3 ये हो जाएगा 10 की घात -18 और बटे में यहाँ पे इसका सबका जब गुणा कराएंगे तो ये आएगा 2154.04, ये इतना आएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को इतना। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो r³ बराबर आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा 0.947, ये इतना आएगा। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.947 आएगा और गुणे 10 की घात -18। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक 3 अंक दशमलव इधर जाएंगे तो r³ बराबर, यहाँ देखिए 1 2 3 3 अंक दशमलव इधर जाएंगे यानी बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाने पर ये हो जाएगा 947 और गुणे 10 की घात -21 हो जाएगा। ठीक, 3 अंक गए हैं तो -3 होगा, 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ से क्यूब को इधर भेजते हैं तो r बराबर इधर लगेगा क्यूब रूट, इधर क्या लगेगा क्यूब रूट लगेगा और 947 गुणे 10 की घात -21 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। ये आएगा आपका 9.82 और 10 की घात -21 का क्यूब रूट जब निकालेंगे तो 10 की घात -7 आएगा। ठीक, त्रिज्या है मीटर में आप लोग लिख दीजिए। ठीक है ना, इतना आंसर आया आप लोगों का मीटर में। ठीक है, लेकिन इसको बूंद है, क्योंकि बूंद बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो हमें त्रिज्या उसको मीटर में नहीं लिखना है, हमें किस में लिखना है, मिलीमीटर में लिखना है। तो इसको हम लोग मिलीमीटर में बनाते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.82 गुणे 10 की घात -3 और गुणे 10 की घात -4 मीटर। ठीक, अब 10 की घात -3 और मीटर मिलके क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 9.82 गुणे 10 की घात -4, ये वाला लिख लेंगे, ये वाला मिलीमीटर में चला जाएगा तो मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पर आएगा, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। ठीक है ना। यहाँ पर आवेश का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर दिया क्या है, r बराबर हमें दिया गया है 0.1 मीटर। ये क्या है, उसकी गोलीय चालक की त्रिज्या है। और उसके बाद q का मान पूछ रहा है, q का मान पूछ रहा है, और यहाँ पर e का मान दे रहा है, e का मान दे रहा है कितना, 900 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र उस पर हो जाए ऐसा पूछ रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि गोलीय चालक के पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है 12th फिजिक्स की, आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग में है। ठीक है ना बच्चों। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ई बराबर क्या होता है फार्मूला, पृष्ठ पर स्मॉल आर जो होता है वो कैपिटल आर के बराबर होता है। तो आप चाहे यहाँ स्मॉल आर लिखिए चाहे कैपिटल आर लिखिए, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर ले लिए हैं तो स्मॉल आर स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है, मान रख देंगे यहाँ पर। तो ई का मान कितना दे रहा है, ई का मान दे रहा है, हमें क्यू का मान निकालना है, तो ई का मान दे रहा है 900 और बराबर के का मान 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9, और क्यू का मान पूछ रहा है और बटे आर स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को इतना। अब मैं इसको आगे पेज पर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे है 900, 900 इसको भी लिख लीजिए ऐसे, बराबर में 9 × 10 की घात 9 और गुणे क्यू, नीचे जो बटे में है इसका होल स्क्वायर, इसका हम 2 बार गुणा कराएंगे तो ये आएगा 0.01। ठीक है, क्योंकि 0.1 का होल स्क्वायर है, 2 अंक बाद दशमलव इधर लग जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करा लेते हैं, तो इसका गुणा जब इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 900 × 0.01 और बराबर में 9 × 10 की घात 9 और गुणे क्यू। ठीक, इसका गुणा कराएंगे, देखिए 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर एक ही है तो इसका गुणा कराएंगे यही आएगा, लेकिन 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, केवल 9 बचेगा। ठीक है, इधर 9 बचेगा और यहाँ पर 9 × 10 की घात 9 और गुणे क्यू। ठीक है, 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। क्यू का मान निकालेंगे तो 10 की घात 9 इधर आ जाएगा, या क्यू बराबर इसको लिखें 1/10 की घात 9। ठीक है, या इसको ऊपर ले जाएं हम लोग तो इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर 1 × 10 की घात -9 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही बता रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ रटवा नहीं रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा मतलब क्लास कैसी लग रही है हमारी। ठीक है ना बच्चों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये कुमार मित्तल की बुक का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे पास बुक है कुमार मित्तल की, ये पुरानी वाली है, ज़्यादा पुरानी नहीं है बट 1-2 साल पुरानी है। तो सारे क्वेश्चन आपको नई वाली बुक से मिलेंगे, बस 1-2 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा अलग अलग होंगे। तो लेकिन वो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हमने आपको इसमें बता दिया है वो इसी पर आधारित होंगे, आप लोग उसको लगा सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको देखकर मैं उसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 इस लेसन लास्ट क्वेश्चन है, देखते हूँ मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रहा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा है गोले के पृष्ठ पर, तीसरा है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि डेरिवेशन वाला लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ाया था
अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही 3 कंडीशन हमने आपको बताई थी, तीनों कंडीशन यहाँ अप्लाई करके हमें बारी बारी से सब में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है। पहली कंडीशन में आप क्या निकालोगे, गोले के बाहर बिंदु पर। दूसरी कंडीशन में आप क्या निकालोगे, गोले के पृष्ठ पर। और तीसरी कंडीशन में आप कहाँ निकालोगे, गोले के अंदर। तीनों फार्मूला आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो मैं यहाँ पर करना शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर साइड में रहेगा, मैं यहाँ पर करता हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पर पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के अचालक गोला। तो ये जो गोले की त्रिज्या दी गई है कैपिटल आर है। बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितना दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ठीक, और क्या दिया है यहाँ पर, क्यू का मान दिया है, उसके पृष्ठ अंदर कितना आवेश है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 1 माइक्रो कूलाम। इसको भी हम लोग कूलाम में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। आगे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 3 कंडीशन में निकालना है हमें। तो हम लोग सबसे पहले लगाते हैं पहली कंडीशन। ठीक, पहली वाली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। पहली कंडीशन में कह रहा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग देखिए, गोले के केंद्र के 20 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपको निकालना है। अब आप लोग देखिए, खुद ही आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। जो हमारे पास गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना कहाँ है, 20 सेंटीमीटर पर निकालना है। इसका मतलब जो गोला है उसके बाहर निकालना है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और यहाँ पर आर बराबर जो दे रहा है, स्मॉल आर बराबर, ये क्या दे रहा है, 20 सेंटीमीटर दे रहा है। इसको हम लोग चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि गोले के बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो E बराबर फार्मूला होता है K × Q/r का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, जैसे मैं लगा रहा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से, वैसे आप लोग ऐसे बोर्ड पेपर में आपको लगाना है। ठीक है ना, बाकी आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो E बराबर K का मान हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। Q का मान आपको दिया है 1 × 10⁻6 कूलाम, और बटे आर स्क्वायर। आर का मान हमें क्या रखना है, 20 सेंटीमीटर, बाहर निकालना है ना, तो 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा E बराबर, इसका गुणा करा लेते हैं, 9 × और 9 में से 6 चला जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ देखिए ये आ जाएगा 400 आएगा, 20 का होल स्क्वायर है तो ये कितना आएगा, 400। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻²। ठीक, और इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा 2.25। ठीक है, तो E बराबर हम लोग लिखेंगे 2.25, और यहाँ देखिए × 10⁻³ ऊपर, और नीचे कितना आएगा, 4 में से 2 गया -2, तो 10⁻² नीचे है। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा E बराबर 2.25 गुणे, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर है ये। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी में दूसरा पार्ट कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर लिखेंगे, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर
वैद्युत क्षेत्र, ठीक, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। अब गोले के पृष्ठ पर क्या होता है कंडीशन, स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर के, ठीक है। तो चाहे आप कैपिटल आर रखिए या स्मॉल आर रखिए, दोनों का मान एक ही है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पर जो फार्मूला होगा E बराबर K इंटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर, आप कुछ भी लिखिए, ठीक है। पृष्ठ पर निकाल रहे हैं तो कैपिटल आर ही रखिए। तो E बराबर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 और Q का मान जो है 1 गुणे 10 की घात -6 है। और यहाँ पर देखिए गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर का मान जो दिया था हमें 10 सेंटीमीटर दिया था, तो यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आप लोगों को, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 3 और नीचे देखिए 10 का गुणा 2 बार करेंगे 10 10 100 या इसको लिखें 10 की घात 2, ठीक है। और 2 दूना 4 10 की घात -4, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व कर लें और तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणे, देखिए 4 में से 2 जाएगा -2 होगा और -2 ऊपर जाएगा +2 बन जाएगा, तो 10 की घात ये 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, उसके पृष्ठ पर, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आप लोगों को, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट इसका, ठीक है। तीसरा पार्ट जो कह रहा है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए इसको। तीसरा पार्ट कह रहा है कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र। तो गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर कंडीशन क्या लगती है कि स्मॉल आर छोटा हो जाता है किससे, कैपिटल आर से, ठीक। और यहाँ पर स्मॉल आर जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 10 सेंटीमीटर का था, ये वाला 4 सेंटीमीटर का है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। अब जो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं। अतः E बराबर क्या होता है भीतर, K इंटू क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर मान रखना है आपको, ठीक है। तो E बराबर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q का मान 1 गुणे 10 की घात -6, स्मॉल आर का मान ये है 4 गुणे 10 की घात -2, 4 गुणे 10 की घात -2 और बटे कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर बड़े वाले गोले की त्रिज्या है, तो वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, और क्यूब लगा है तो इसका हम लोग क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो E बराबर यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 4 के साथ कराएंगे, 9 चौक 36 और गुणे यहाँ देखिए 6 2 8 8, 9 में से 8 चला जाएगा तो 10 बचेगा, और बटे में यहाँ पर देखिए 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात -6, ठीक है। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर 36 गुणे 10 और गुणे देखिए 6 में से 3 गया -3 ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक। या इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 36 गुणे 10 की घात 4, ठीक। या इसको लिखेंगे E बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 5, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, E बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। यही क्या हो जाएगा आपका तीनों का फाइनल आंसर है, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आपको, 3 अलग अलग आंसर दे रहा है। पहला आंसर आपको यहाँ पर मिला था, कितना आया था 2.25 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये पहला आंसर था। दूसरा आंसर आपको यहाँ पर मिला है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिला है 9 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दूसरा आंसर है। और तीसरा आंसर आपको यहाँ पर है, कितना है 3.6 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना बच्चों। आंसर बारी बारी से हमने आपको बता दिया। समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये वीडियो? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इस लेसन के जितने क्वेश्चन थे उसको हमने करवा दिया पुरानी वाली बुक से, ठीक है। NCERT वाली बुक के क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ आप लोगों को, और कुमार मित्तल की बुक के
न्यूमेरिकल जो है इसको आज हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया आज की क्लास में। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में वो क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं अब। तो चलिए बच्चों, अब बारी है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को पढ़ने की, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बाकी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। तो 1-2 क्वेश्चन है, मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करें, तो वो वीडियो को पूरा देखेंगे। उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि वीडियो कितनी बड़ी है, वो अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी जिसको ये चाहिए कि हमें शॉर्ट ट्रिक से कोई बता दे या कोई आसान तरीके से और आसान तरीके से बता दे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे आसान तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मैं सबसे आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, इससे कोई आसान क्या ही करेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर ऐसे करना है, अगर 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करते हैं तो वीडियो को पूरा बिल्कुल देखिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर, मैं एक बार पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन की, एम किग्रा का द्रव्यमान, एम किग्रा द्रव्यमान की एक बूंद 2 क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलन की स्थिति में है। चित्र बनाया गया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है। ऊपर की प्लेट पर प्लस क्यू, नीचे की प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 2 क्वेश्चन कह रहा है। पहला है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और दूसरा क्या है, बूंद पर आवेश का परिमाण तथा प्रकृति निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पहले आप लोगों को फिगर बना देता हूँ, ठीक है। फिगर बना देता हूँ तो आप लोगों को हर एक चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर फिगर बनाने के लिए, देखिए कहाँ गई पेंसिल, ये है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है फिगर, ये एक प्लेट है, ऐसे बना है, ये पहली प्लेट है, और यहाँ पर ये दूसरी प्लेट है। फिगर आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर साइड में बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरी प्लेट है, इस पर जो है माइनस सिग्मा है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है, और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस चार्ज रख दीजिए आप लोग, ठीक, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो कैसे होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। और एक बूंद जो है यहाँ बीच में रखी गई है, एक बूंद जो है, एक कण जो है यहाँ पर रखा गया है। इस पर आवेश का मान पूछ रहा है और आवेश की प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो किसी, यहाँ पर देखिए बूंद, प्लेट ऐसे है तो ये बूंद ऐसे लटकी हुई है, तो इस बूंद पर नीचे की ओर क्या लगेगा, भार लगेगा। कितना होगा, m/g के बराबर होगा, ठीक। अब नीचे अगर भार लग रहा है तो ऊपर कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, ठीक है। तो ऊपर बल लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र जो है किस चार्ज पर ऊपर की ओर बल लगाता है, ठीक है, किस चार्ज पर। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाली प्लेट है और ये कैसी प्लेट है, प्लस वाली प्लेट है, तो वैद्युत क्षेत्र इस पर बल ऊपर की ओर लगाएगा, ठीक है, बल ऊपर की ओर लगाएगा। तो हम देख रहे हैं ये जो बल Q × E लग रहा है, Q डैश मान लेते हैं, Q डैश × E जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है और बल जो है वैद्युत बल ये ऊपर की ओर लग रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो बूंद पर अपने क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। इसका मतलब ये जो बूंद है ये माइनस आवेशित बूंद है, माइनस चार्ज की बूंद है, ठीक है। इसका जो आवेश है वो कितना है, माइनस आवेश है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि इसका मतलब प्रकृति बताइए, तो ये ऋणावेशित होगी, ठीक है ना। बाकी Q डैश का मान क्या होगा उसको हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि माना बूंद पर Q डैश आवेश है, ठीक, Q डैश आवेश है। तो पहले हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र आया है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम लोग कर लेते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र।
तो प्लेटों के बीच वाले क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए। यहाँ पे क्यू बाई ए रखेंगे तो ई बराबर हमें क्या मिलेगा? ई बराबर मिलेगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आवेश का मान और प्रकृति बताइए। ठीक है ना, बूंद पर आवेश का परिमाण और उसकी प्रकृति बताइए। तो हमने बूंद पर आवेश का परिमाण क्या माना है? क्यू डैश माना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए ठीक है। अब यहाँ फिगर में थोड़ा देखिए आप लोग कि अगर इस बूंद को अगर संतुलित रखना है इसको, तो इन दोनों बलों को क्या करना होगा? बराबर करना होगा, यानी क्यू डैश इंटू ई बराबर होगा एम इंटू जी के। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू डैश इंटू ई बराबर में एम इंटू जी। हमें किसका मान निकालना है? क्यू डैश का। तो क्यू डैश बराबर क्या होगा? एम इंटू जी बटे ई। ठीक, तो ई का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे, कितना है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा एम इंटू जी बटे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए एप्सिलॉन नॉट का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो क्यू डैश बराबर मिलेगा एम जी ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्यू। ठीक है, ये होगा आवेश का परिमाण। ठीक है, आवेश का क्या होगा? परिमाण होगा। ठीक, और उसकी प्रकृति पूछ रहा है आवेश की, तो प्रकृति अभी हमने आपको बताई क्या होगी? ऋणात्मक होगी। प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगी, यानी आवेश जो होगा वो दोनों प्लेटों के बीच में जो आवेश रखा है वो आवेश ऋणात्मक होगा। यही क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बच्चों एक फिगर बनाना पड़ेगा बेलन का। ठीक है ना, यहाँ पर बेलन का फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, आप लोग देखिए। ये हमने एक बना लिया बेलन। ठीक, अब बेलन में हम लोग जानते हैं 3 जगहों से फ्लक्स निकलता है। ठीक है, एक तो इसके वक्रपृष्ठ से निकलता है, एक इसके वक्रपृष्ठ से निकलता है यहाँ से। तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स आपको क्या दे रहा है? फाई दे रहा है। कह रहा है बेलन के वक्रपृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या है? फाई है। ठीक है, 5 वोल्ट मीटर है। यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स क्या है? फाई दे रहा है आपको। कह रहा है इसके समतल पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, किसी एक समतल पृष्ठ से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके 2 समतल पृष्ठ हैं, तो एक फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, तो हम लोग बता देते हैं इसको फाई पी है। प्लेन, प्लेन का मतलब समतल। ठीक है, नीचे भी होगा तो फाई पी होगा, ये भी फाई पी ये भी है, फाई पी ये भी है। 3 जगहों से फ्लक्स निकलता है, एक तो इसके वक्रपृष्ठ से और एक ऊपर समतल, एक नीचे समतल, 3 जगहों से निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बेलन से निकलने वाला कुल फ्लक्स, अतः बेलन से निकलने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स किसके नियम से निकालेंगे? गाउस के नियम से। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर होता है, तीनों फ्लक्स को हम जोड़ लेंगे, कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फाई पी पहले समतल से, फाई पी दूसरे समतल से और फाई तीसरे समतल से। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है? फाई निकल रहा है। अब फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चाहे अभी रखिए चाहे बाद में रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम अब बाद में रख देंगे। देखिए फाई ई बराबर ये हो जाएगा 2 फाई पी। ठीक है, क्योंकि समतल पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर ही होगा।
ठीक है, ये दोनों बराबर ही होंगे। तो हम यहाँ इन दोनों को जोड़ लेते हैं और प्लस फाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि इसके किसी एक समतल से, तो ये दो समतलों से निकलने वाला फ्लक्स है, हम किसी एक से निकालेंगे। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 2π बराबर हो जाएगा फाई ई, ये इधर चला गया, माइनस का फाई हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 2π बराबर लिखेंगे, इसका मान हम लोग रख देते हैं Q/ε0 और माइनस फाई। ठीक है, अब फाई बराबर जब निकालेंगे तो फाई बराबर आएगा 1/2, 2 इधर गुणे में, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, 1/2 Q/ε0 और माइनस फाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है ना, किसी एक समतल से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर आपको ऐसा लगा हो कि वीडियो में कुछ अच्छा हमने बताया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और उनको बता दीजिएगा कि ये मतलब जो है यहाँ पर आपको फिजिक्स कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। अब हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अब इसके आगे हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में ये जो कुमार मित्तल की बुक से देखा जाए तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र और गॉस की प्रमेय, ये अलग अलग लेसन है, लेकिन NCERT के हिसाब से एक ही लेसन में है। ठीक है, चैप्टर 1 में ही। तो मैंने आपको पढ़ाया तो एक ही में है, लेकिन न्यूमेरिकल्स हमने आपको कुमार मित्तल की बुक के करवाए हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है आप लोगों के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। ठीक, बाकी NCERT क्वेश्चन तो मैं लगवाता ही हूँ, लेकिन इससे आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कल की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जो कि क्या है, वैद्युत विभव और संधारित्र। ठीक है ना, तो सेकंड चैप्टर कल शुरू करेंगे। तब तक आप लोग पूरी क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।